जी नमस्कार। मेरा नाम है मनजीत सिंह ठाकुर और आपका अभिनंदन करता हूं मैं साइबर फिनिक्स पे। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, तो हम ग्रामर व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं इसमें। तो आज आपके लिए एक और टॉपिक हम लेकर आए हैं और इसका परिचय आपसे करवा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्लॉजेस। तो आज हम जानेंगे क्लॉजेस या उपवाक्य क्या होता है। चलिए, आपसे निवेदन है कि अपने पास एक पेन और कॉपी रख लीजिए। कलम का होना जरूरी है। आप लिखेंगे, आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई संशय उत्पन्न होता है, आप उसको भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना होता है। तो जिन्हें भी आप याद रखना चाहें उसको आप लिखिए। ये बहुत ही सरल प्रतिक्रिया है और इसको ज्यादातर सभी इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम आरंभ करते हैं। क्लॉजेस, उपवाक्य क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा। तो चलिए, मेरे साथ साथ आप भी लिखना शुरू कीजिए। चलिए, हम इसकी परिभाषा को अब समझ लेते हैं। एक बार इसको रीडिंग देंगे। Clauses are defined as the group of words that have a subject and a predicate. It contains a subject and a finite verb. तो उपवाक्य जो है वो शब्दों का एक समूह है जिसमें आपको एक संज्ञा मिलेगी, एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक विषय जिसके बारे में बात की जा रही, और एक प्रेडिकेट यानी कि जो आप ऑब्जेक्ट पार्ट रहे हैं। अब अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो जैसे एक वाक्य है वैसा ही रहता है ये, पर इसकी विशेषता है कि ये एक वाक्य का भाग कहलाया जाता है। तो किसी भी वाक्य का एक वो भाग जिसमें आपको एक सब्जेक्ट यानी कि एक संज्ञा मिलेगी और साथ ही साथ उसमें आपको एक वर्ब मिलेगा। तो अब फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं कि फाइनाइट वर्ब जो है वो क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब एक वो वर्ब रहेगा जिसकी प्रेजेंट या पास्ट फॉर्म आपको बताई जाएगी। तो यानी कि इसके अलावा जो भी वर्ब हैं, जो जैसे आईएनजी में एंड करेगा या ईडी में एंड करेगा, वो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाएंगे। तो फाइनाइट वर्ब यानी कि जिसमें भी एक संज्ञा है और क्रिया है जो कि फाइनाइट है, जिसको आपने समय से जोड़ा है, काल से जोड़ा है, वो आपका फाइनाइट वर्ब बन जाता है।
अब हम लेते हैं इसकी एक एग्जाम्पल, जैसे कलाम इज गोइंग होम। सो कलाम घर जा रहा है। तो इसमें अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है? कलाम, जिसके बारे में बात की जा रही है, जो कि आपकी एक संज्ञा है। और इसमें जो आपका फाइनाइट वर्ब है वो है आपका गोइंग। और जो आपका ऑक्सिलरी यूज हुआ है इसमें वो है इज। कलाम इज गोइंग होम, तो ये आपका एक क्लॉज बन गया। अभी एक और एग्जांपल अगर हम ले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आपकी दूसरी एग्जांपल रहेगी रश्मि स्पीक्स लाउडली। अब अगर सेम वही बात आ जाती है, इसमें आपको रश्मि जो है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगी, स्पीक्स जो है वो आपका फाइनाइट वर्ब बन जाएगा। तो जो शब्दों का समूह जिसमें आपकी क्रिया जो है वो फाइनाइट है, एक सब्जेक्ट है, वो आपके क्लॉजेस बन जाते हैं। अब हमारे पास क्लॉजेस के अलग अलग टाइप्स आएंगे, उसको कैसे समझा जाता है, कैसे उसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं आज काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। तो क्लॉजेस के क्या क्या काइंड्स हैं, पहले आप इनके नाम याद रखेंगे। पहला आपका आएगा प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा आपका आएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आपके पास प्रिंसिपल क्लॉज आ जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगा। अब हम इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे, पर इससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रिंसिपल शब्द जो है इसका क्या मतलब रहता है, कोऑर्डिनेट का क्या मतलब रहता है और सबऑर्डिनेट का मतलब क्या रहता है। तो प्रिंसिपल रहता है आपका मेन। इस प्रिंसिपल में और PRINCIPLE, उस प्रिंसिपल में थोड़ा अंतर है। ये प्रिंसिपल जो है आपका, ये वो वाला प्रिंसिपल है जिसका मतलब होता है मेन। ये एक आपको कंप्लीट मीनिंग देगा और ये एक वाक्य के रूप में खुद को इस्टेब्लिश कर सकता है, खुद के लिए खड़ा हो सकता है। इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज ये किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड नहीं करता। तो अब हम प्रिंसिपल क्लॉज को, उसकी परिभाषा को और साथ ही साथ उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम करेंगे। तो चलिए
प्रिंसिपल क्लॉज, आप मेरे साथ डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग। तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है। अब ये कंप्लीट मीनिंग देगा, यानी कि सब्जेक्ट के संज्ञा के बारे में जो भी बात की जा रही है वो क्रिया जो है आपको समझ आ जाएगी कि किसी व्यक्ति के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। इट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, यानी कि ये है तो उपवाक्य है, पर एक वाक्य की तरह ये खुद को साबित कर सकता है, क्योंकि वो शब्दों का समूह जो एक अर्थ को आपके सामने लेकर आए, आपके सामने एक मीनिंग लेकर आए, आप उस मीनिंग को समझते हैं, इसीलिए वो आपका सेंटेंस कहलाता है। इन दिस आपको सेंटेंस का एक पूरा सेंस मिलता है। अब क्लॉजेस का फ्रेजेस से थोड़ा डिफरेंस, तो फ्रेजेस को हम अलग से एक क्लास में स्टडी करेंगे। अभी हम जानेंगे प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में। तो इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों बोला गया? क्योंकि देखिए ये अपने आप को इंडिपेंडेंटली स्टैंड करता है। जैसे I met a friend who helped me a lot. तो अब हम इस सेंटेंसेस में से प्रिंसिपल क्लॉज को निकालेंगे और बाकी का सेंटेंस अलग से समझेंगे। तो अभी आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और एक क्लॉज जो है वो सेंटेंस में कैसे प्ले करता है। आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी आपको ये चीजें अब धीरे धीरे समझ आना शुरू होंगी। सो आई मेट अ फ्रेंड हु हेल्प्ड मी अ लॉट। तो मैं आपसे इसको एक स्क्वायर में डालूंगा, उस हिस्से को जिसको हम क्लॉज का नाम देंगे, और फिर हम समझेंगे कि क्यों ये क्लॉज है। अभी देखिए, आई मेट अ फ्रेंड हु हेल्प्ड मी अ लॉट। सो आई मेट अ फ्रेंड आपका एक क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा। आई मेट अ फ्रेंड, तो चलिए हम इसको अगर जान लें कि आई मेट अ फ्रेंड में, आप समझिए एक बार हम इसको जो इसकी परिभाषा है उसके आधार पर बांटेंगे इसके हिस्से। आई जो है दोनों में ही सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब जो है आपकी वो है मेट और सॉ, और आपका प्रेडिकेट भी इसमें आपको मिल जाएगा। तीनों के प्रेडिकेट आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्ट सेंस से ही चलेंगे बिकॉज अभी तक हमने वैसे ही समझा है और आगे भी वैसे समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास है अ फ्रेंड और अ किड।
देखिए यहाँ आर्टिकल्स का भी इस्तेमाल हुआ है, तो आर्टिकल्स भी आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। आई मेट अ फ्रेंड, मैं एक मित्र से मिला था। अब इस बात में पूरी सेंस है। अगर मैं आपसे कहता हूं मैं एक मित्र से मिला था, तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ ये किसी से मिले हों। अब आगे का जो हिस्सा है, हु हेल्प्ड मी अ लॉट, यानी कि जिसने मेरी मदद की। अब देखो यहीं पर आपको सारी की सारी बात जो है वो समझ आनी आएगी। क्यों? क्योंकि हु हेल्प्ड मी अ लॉट, अब ये सिर्फ आपको मैं बोल दूं, अगर आप आई मेट अ फ्रेंड सेंटेंस में से हटा दें, सिर्फ आप इस पे फोकस करें, हु हेल्प्ड मी अ लॉट, तो हु आता है कौन, हेल्प्ड मी अ लॉट, तो ये आपका स्टैंड नहीं कर पाएगा अकेला। तो इस क्लॉज को हम अलग कैटेगरी में लेते हैं, वो भी हम आगे जाके उसको हम समझ जाएंगे। अभी भी अगर मैं आपको बता दूं, पर अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज पे फोकस करेंगे। तो आई मेट अ फ्रेंड का मीनिंग स्टैंड करता है अकेले। हु हेल्प्ड मी अ लॉट जो है आपका, अब सिर्फ आपको यहां से मैं एक बात जो है आपके माइंड में लेके आना चाहूंगा। हम इस वर्ड को यहां से उठाएं। हु क्या है? एक प्रोनाउन है, ठीक है। किस श्रेणी का सर्वनाम है ये आपको, इसके लिए आपको प्रोनाउंस की, सर्वनाम की जानकारी होना बहुत जरूरी है। पर अभी के लिए आप इतना समझिए, हु हेल्प्ड मी अ लॉट, तो ये हु जो है ये किसको वर्णन कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मुझे उम्मीद है मेरे लिखने से पहले आपने ये जान लिया होगा। तो ये उस फ्रेंड के बारे में बता, आई मेट अ फ्रेंड हु हेल्प्ड मी अ लॉट। तो आगे आपने उसी मित्र की एक जो विशेषता है या जो उसने वो काम किया है, आपने उसको बता दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका दूसरा हिस्सा है, हु हेल्प्ड मी अ लॉट, ये क्वालिफाई कर रहा है पहले हिस्से के प्रेडिकेट को, फ्रेंड को ये क्वालिफाई कर रहा है, तो इसीलिए ये दूसरा क्लॉज बन जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको अक्सर मिल जाएंगे एग्जाम। तो एग्जाम में ज्यादातर क्या होगा, सब अलग अलग पैटर्न रहते हैं अभी एग्जाम के सभी, पर आप समझिए यही पूरा इसका जो है कॉम्पोजिशन। तो आई मेट अ फ्रेंड, आई सॉ अ किड, ये जो चीजें हैं ये आपकी बन जाएंगी प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इनमें जो है एक वाक्य का दूसरा हिस्सा भी रहेगा, दूसरे हिस्से में एक्सप्लेनेशन रहेंगी अलग। तो हु हेल्प्ड मी अ लॉट, हेल्प्ड मी अ लॉट में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो जब आपको वहां सब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो वो मीनिंग कंप्लीट नहीं है कि किसने क्या किया, इसीलिए वो अलग क्लॉज बन जाता है। लेकिन आई मेट अ फ्रेंड आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो आगे वाले क्लॉजेस से जुड़ा होता है, बीच में आपके कंजंक्शंस यूज हो सकते हैं या कुछ और भी जो भी हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या पंक्चुएशन है कुछ, वो भी इस्तेमाल हो सकती है। तो ये आपका रहा प्रिंसिपल क्लॉज। आई सॉ अ किड हु वाज बेगिंग, आपने एक बच्चे को देखा जो सड़क पे भीख मांग रहा था। सो यू सॉ अ किड, मैं आई सॉ अ किड कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, क्रिया भी है। हु वाज बेगिंग एक सवाल बन गया, लेकिन ये इसी हिस्सा है। अगर आप इसको समझेंगे, पूरे वाक्य का अर्थ जो निकलेगा वो तभी निकलेगा जब आप आई सॉ अ किड को समझ पाए। आई सॉ अ किड, इन शब्दों को हटा दे तो फिर मीनिंग नहीं निकलता। तो यही होता है पूरे वाक्य में, एक वो शब्दों का समूह जिसके बिना वो वाक्य अधूरा है या उसमें से जो मीनिंग है वो पूरा निकल कर नहीं आ रहा, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज। और प्रिंसिपल क्लॉज जो है उसके आगे हमेशा दूसरे क्लॉजेस लिखे जाएंगे। तो यहां आप समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। अब हम जानेंगे जो हमारी दूसरी टाइप थी, जो है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। एक बार फिर से मैं आपको प्रिंसिपल क्लॉज से एक पॉइंट
बता देना चाहता हूं, जिसको आप नोट करके रखिए और याद रखिए इस बात को कि प्रिंसिपल यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो यानी कि जो खुद पे खड़ा हो सकता है। आप हु हेल्प मी अ लॉट को हटा दे, फ्रेंड के आगे फुल स्टॉप लगा दे, तो ये मीनिंग है। तो प्रिंसिपल क्लॉज ही एक सेंटेंस है, वो ही एक वाक्य है, वो अपने आप में पूरा सक्षम है, उसका अपना एक मीनिंग है। जबकि बाकी क्लॉजेस को आपको जरूरत पड़ेगी। अब जरूरत पड़ेगी या नहीं ये हम जानेंगे। कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो? तो ये रही इसकी परिभाषा। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब इसमें भी आपको जो मीनिंग है वो क्लियर हो। अब इसमें सब्जेक्ट जो है इसके पास ऑलरेडी होगा, इसका मीनिंग खुद में इंडिपेंडेंट होगा, जैसे कि प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज आपका कहाँ इस्तेमाल होगा, इस बात पे आते हैं। ये आपका वहां इस्तेमाल होगा जहां आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसको हमने स्क्वायर में कर दिया ताकि आप इसको हाईलाइट कर सके। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब इस्तेमाल होती है, जैसे कि और, पर, या, यानी कि एंड आप जानते हैं एडिशन होती है। जब आप एक ही बात में कोई बात ऐड करते हैं, तो जब भी आप ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जिसमें एंड के बाद आप कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज में आ जाता है। उसमें आपको एक प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगा और एक कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज मिलेगा, यानी कि वो उसी बात को जोड़ता है। तो जितना महत्वपूर्ण पहला वाला है उतना ही यही है। तो यानी कि दोनों को समान रखा जाता है, पर बीच में कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। बट जो आपकी कंजंक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट्स को जोड़ती है, और ये चॉइसेस को बताती है। चलिए हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, इससे हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। लेट्स से let's make it very simple so that we understand it. एक और एग्जांपल साथ में लिख लेते हैं ताकि दो एग्जांपल हो, थोड़ा कंपैरिजन भी मिल जाए हमें।
तो ये आगे हमारे एग्जाम्पल्स, ही विल गो होम एंड आई विल गो टू शॉपिंग, कि वो घर जाएगा और मैं जाऊंगा शॉपिंग करने। यहाँ आपको कंजंक्शंस हाईलाइट की गई हैं ताकि आप समझ सकें सेंटेंसेस में इसका क्या रोल है। तो ही विल गो होम, ही सब्जेक्ट है, विल गो, गो आपका वर्ब है, और क्योंकि टेंस बता रहा है तो फाइनाइट है। होम, तो देखिए सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट दोनों चीजें। ही विल गो होम, वो घर जाएगा। कंप्लीट मीनिंग है आई विल गो टू शॉपिंग, मैं शॉपिंग करने जाऊंगा। लेकिन दोनों को जोड़ा गया है एंड से, यानी कि और। तो इसका मतलब ये है ही और आई जो हैं इस वक्त हम साथ में। तो दोनों जो सेंटेंसेस हैं उनकी आपस में इक्वालिटी है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, दोनों का मतलब स्टैंड करता है इंडिविजुअली, पर उनको जोड़ा गया है एंड से। तो अब देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक तरफ आ गई और प्रिंसिपल क्लॉज जो है एक तरफ, दूसरी तरफ कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो आप समझिए आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसके साथ अगर कंजंक्शन के आगे जो लिखा गया है सेंटेंसेस, अगर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको लगता है तो वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है वो क्या है, एंड आई विल गो टू शॉपिंग। इसको हम फिर से हाईलाइट करेंगे, एक स्क्वायर में ही रखेंगे, आपको समझ आ जाए कि आपका जो है कौन सा जो क्लॉज है वो कोऑर्डिनेटिंग। तो आई विल गो टू शॉपिंग बट वेरी ऑनेस्ट। दूसरे सेंटेंस पे आता हूं, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि बट ही इज वेरी ऑनेस्ट हमने क्यों नहीं। तो देखिए यहां ही इज दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट तो एक ही है, सुरेश इज पुअर, सुरेश की ही बात चल रही है। तो सुरेश इज पुअर, सुरेश इज वेरी ऑनेस्ट, ये दरअसल दो सेंटेंसेस। और जब भी हम इनमें कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हम सब्जेक्ट को दूसरी बार नहीं लिखते, इसीलिए यहाँ पे उसको नहीं लिखा गया। पर बट वेरी ऑनेस्ट जो है आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो ये आपको सिंपली समझ आ जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आपको बस अपनी ग्रामर की किताब से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझना है कि वो क्या हो। जहां जहां पे भी वो इस्तेमाल हुई दिखेंगी आप बड़ी आसानी से ये तय कर लेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो दोनों जो है वो बराबरी में रहे, यानी कि ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और इसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है जितनी आपके इंपॉर्टेंट जो मेन क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। अभी हम बढ़ते हैं आगे, जो है हमारा तीसरा, उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज तो सब आप समझ ले, SUB, सब वे। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, सब वे, सब वे क्या होता है, जो अंडरग्राउंड, ठीक है। सब शब्द जो है वो हमेशा आपको एक लोअर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन पे लेके जाता है। तो एक हुआ कोऑर्डिनेट और दूसरा आया सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट की इक्वल इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबऑर्डिनेट जो है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए लेट्स ट्राई टू। डिपेंडेंट क्लॉज
इज दैट, अब इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? विच कैन नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग। तो ये तो हम समझ गए कि क्लॉज क्या होता है जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है। लेकिन एक सबऑर्डिनेट क्लॉज जो आती है, अब देखिए दोनों टाइप्स जो है, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, वो मेनली क्लॉज रहेंगे। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये वो क्लॉज होता है जो कि डिपेंडेंट होता है, अपना आप पे ये पूरा मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसको चाहिए एक दूसरा क्लॉज ताकि ये आप मीनिंग कंप्लीट कर सके। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। So she does not like the people who smoke, यानी कि उसे वो लोग पसंद नहीं है जो स्मोकिंग करते हैं। Now she does not like the people who smoke. I will explain the meaning it. Okay. अभी देखिए she does not like the people. अब सबसे पहले तो हम इसमें क्लियर कर लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमारा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा। तो ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, who smoke. She does not like the people. अब उसको वो लोग पसंद नहीं हैं जो कि स्मोक करते। Now you see, she does not like the people. अब उसको लोग पसंद नहीं है। तो आगे आपने सिर्फ ये बताया कि वो लोग जो स्मोक करते हैं। अब अगर मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात करूं कि वो लोग जो स्मोक करते हैं, इससे आप पूरा मीनिंग नहीं निकाल पाए। वो लोग जो स्मोक करते हैं, वो लोग जो पानी पीते हैं, वो लोग जो ड्रिंक करते हैं, वो लोग जो पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती। लेकिन वो बात आपको इनकम्प्लीट मीनिंग देती है। अब जब इसमें आप ये जोड़ते हैं कि उसे वो लोग पसंद नहीं जो स्मोक करते हैं, तब उसमें मीनिंग। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा? जो डिपेंड करेगा अपने मीनिंग। अब इसको हम बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि यही एक ऐसी सबऑर्डिनेट क्लॉज को ही आपने अच्छे से समझा। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज को आगे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, और हर एक कैटेगरी को हम समझेंगे वन बाय वन, तभी जो है हमें इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर आएगा। उसमें आपका सबसे पहले आएगा नाउन क्लॉज, दूसरे नंबर पे आपका आएगा एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा जो है वो आपका आएगा इसमें एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन यानी कि संज्ञा, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, जो क्रिया को फर्दर एक्सप्लेन करे, उसके बारे में आपको कोई और इंफॉर्मेशन दे। अब इसमें भी नाउन की अलग अलग टाइप रहेंगी, जहां वो एज ए सब्जेक्ट यूज होगा वर्ब का, ऑब्जेक्ट यूज होगा, कहीं प्रेपोजिशन यूज होगी प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट की, कहीं प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव यूज होगा, एडजेक्टिव आपका यूज होगा, कहीं पे वो क्वालिफाई करेगा जैसे कि हमने एक पहला सेंटेंस किया था। एडवर्ब क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस आएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस आएगा, और फिर आपका एक रिलेटिव क्लॉज होता है जिसको हम स्टडी करेंगे। अभी इन सब के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे, पर इस भाग में इतना ही रखेंगे। तो एक बार हम इसको रिकैप्चुलेशन कर देते हैं। क्लॉजेस हमने समझे। क्लॉजेस एक वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। क्लॉजेस आर डिफाइंड as the group of words that have a subject,
and a predicate. It contains a subject and a finite verb. Example, Kalam is going home. Subject is Kalam. The verb here is going, and it is making a complete sense. So this will be a clause. Understand the structure of the clause. Clause has subject, auxiliary, a verb that is finite. We have different kinds of clauses: principal clause, coordinate clause, subordinate clause. Then we understood what is a principal clause. This is an independent clause. The meaning of independent itself gives us a clear indication of what it is. It expresses a complete meaning. So you can say the definition of a clause and a principal clause, it is almost the same. Then coordinate clause. You will find such type of clauses in a sentence where coordinating conjunctions are used. So you must take some time to understand what are coordinating conjunctions. Then we talked about subordinate clause. So this is the dependent clause. Principal clause and coordinate clause are easy to understand. Subordinate clause will take some effort. That is why we will discuss it in a separate class, in a separate video, so that we should be able to understand very simple and intricate things about it. So with this, we are going to end this video, and I wish you happy learning, because learning is a beautiful thing, and I wish you all good luck. Thank you so much for joining this session.